आइए डिस्कस करते हैं सिविल सर्विस मेंस आईएएस एग्ज़ाम 2022 एग्रीकल्चर पेपर 2 क्विक क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सीरीज। ये है पार्ट बी, सेक्शन बी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट सेक्शन ए को डिस्कस किया था और ये सेक्शन बी है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कस करेंगे, फिर रिमार्क डिस्कस करेंगे। तो मैं क्विकली स्केप करता हूँ सेक्शन ए को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये है सेक्शन बी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कंपलसरी होता है, इसे अटेम्प्ट करने होते हैं और यहीं पे मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ सुक्रोज मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट। सुक्रोज मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट क्वेश्चन 10 मार्क का है और इसको 10 मार्क का है तो 150 वर्ड्स में लिखने हैं, 150 वर्ड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट। प्लांट के अंदर सुक्रोज मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है। तो पहले तो सुक्रोज को समझ लीजिए कि सुक्रोज क्या है, तब उसके मेटाबॉलिज्म को समझेंगे आप। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तियों में बनता है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज जैसे ही एक और मालिक्यूल होता है, वो भी जैसे ग्लूकोज है वो एक मोनोसेकेराइड है, ऐसा ही एक और मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज। तो दोनों मिल करके बनाते हैं एक कंपाउंड जिसे कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। और सुक्रोज का क्या महत्व है, तो प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है, तो किस फॉर्म में रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में, डाइसेकेराइड के रूप में। चाहे आप आलू का इधर पे जहाँ स्टार्च होता है वहाँ से ऐसा करके जब जाता है पत्तियों का ग्लूकोज, तो जाते समय में किस फॉर्म में जाता है, सुक्रोज में। तो प्लांट के अंदर सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर कंपोनेंट है। अब सुक्रोज का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेक डाउन प्रोसेस एंड सिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे सुक्रोज का सिंथेसिस कैसे होता है वो, और सुक्रोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है, वो दोनों पहलू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि सुक्रोज पत्तियों में बनता है और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक डाइसेकेराइड है। सिंथेसिस कैसे होता है, तो ग्लूकोज जो बनता है पत्तियों में वो एक मोनोसेकेराइड है, उसी से एक और फ्रक्टोज बनता है और दोनों ही आपस में कंबाइन होके सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज का मेन महत्व है, प्लांट के अंदर में जो स्टोरेज फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट है वो सुक्रोज होता है। पत्तियों में जब ग्लूकोज बनना है और उसे रूट तक जाना है तो सुक्रोज फॉर्म में ही जाता है। ये है मेन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म जाता है, सुक्रोज फॉर्म में जाता है। सिंथेसिस पत्तियों में होता है या ग्रीन पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, और वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम के माध्यम से और कई जगह में जाइलम के थ्रू भी, लेकिन मोस्टली सुक्रोज फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम टिश्यू है, पाइप है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। और जहाँ पे भी एनर्जी या एटीपी की ज़रूरत होती है तो सुक्रोज का ब्रेक डाउन होता है। सुक्रोज का रेस्पिरेशन के माध्यम से ब्रेक डाउन होता है। पहली बार सुक्रोज टूटता है तो उसका वो पहले टूट के सिंपलर फॉर्म यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या करता है,
जो रेस्पिरेशन का प्रक्रिया, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के एनर्जी रिलीज करता है। और ये पूरा का प्रक्रिया सिंथेसिस और ब्रेकडाउन यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कई सारे फैक्टर से रेगुलेट होते हैं, जिस पे टेम्परेचर, लाइट, हार्मोन्स या अन्य जेनेटिक फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से यदि आप सुक्रोज मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर में बेटर यील्ड बढ़ाने में, इन प्रक्रियाओं को समझ करके। तो क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है तो सुक्रोज मेटाबॉलिज्म की समझ होना जरूरी है। तो ये था 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या लिखना चाहिए था उसके संबंध में। अब मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है इनलिफ्ट करना है। इनलिफ्ट मतलब सूची बनाना है, लिफ्टिंग करना है और थोड़े थोड़े लिखना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो नाम और थोड़ा डिटेल, नाम और डिटेल, किस चीज़ का नेम, सिम्टम का लिफ्ट। केवल लिफ्ट नहीं करना है, सिम्टम और कौन सा डिजीज, प्लांट डिजीज सिम्टम का। ये कौन से पोर्शन का क्वेश्चन है, क्रॉप प्रोटेक्शन। और खास करके मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया, फोटोसिंथेसिस फंक्शन को कौन प्रॉब्लम में डालते हैं डिजीज सिम्टम, उनके बारे में बताओ। तो अब आपको ना यहाँ थोड़ा सा चतुराई करना पड़ेगा। पत्तियों में होने वाले जितने भी डिजीज के सिम्टम हैं वो लगभग सारे फोटोसिंथेसिस को डिसरप्ट करेंगे। तो अब आप नहीं ध्यान है, अब आप बीज में आने वाले बीमारी को भी यहाँ पे सिम्टम को भी बता दोगे तो चेक करने वाला जान जाएगा कि यू आर द लूजर्स। मतलब आपको समझ नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कि पत्तियों में ही आने वाले डिजीज सिम्टम को लिफ्ट करो और उसके बारे में ही बोलो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये रफ्ट है, रफ्ट गेहूं में। ऐसा ही आप देख पा रहे हैं ये है इस तरह से ये जो झुलसा है ये झुलसा का सिम्टम है। यहाँ पे भी आप ब्लाइट देख रहे हैं, ये ब्लाइट है। यहाँ पे इसी तरह से आप देखेंगे ब्लॉचिंग है। तो अलग अलग सिम्टम, यहाँ कैंकर है या ब्लाइट है। जैसे मान के चले जो चालाक होगा वो कहेगा कि ये तो इस पर नहीं आएगा, दिस कुड बी द नॉट सिम्टम, रूट में ये नहीं है, ये विल्टिंग का ये रूट नहीं है, आप इसको मेंशन मत करो, क्योंकि इनको मेंशन करते हो जो रूट में आते हैं तो आपका आंसर खराब हो जाएगा। सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप बस आंख मूंद के लिख रहे हो, फोटोसिंथेसिस को डिसरप्ट करने वाले सिम्टम को ही लिफ्ट नहीं किया। तो ये चालाकी का विषय है, स्मार्टनेस का विषय है। यदि आप स्मार्ट हैं तो करेंगे। सबसे पहले सिम्टम होता है कॉमनली पत्तियों का कलर डाउन हो जाना, ये बेसिक सिम्टम है। अब आप याद करो कि क्लोरोसिस जिसके कहते हैं, क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल लेसनेस, क्लोरोफिल के बिना। पत्तियों में जब किसी वजह से क्लोरोफिल की कमी हो जाती है वो क्लोरोसिस होता है। न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से ये कॉमन सिम्टम है। तो खास करके जो ऐसे प्लांट डिजीज जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होते हैं उनका भी एक बड़ा सिम्टम क्लोरोसिस होता है। एक और बात, यदि आप येलो वेन मोजेक देखे होंगे, येलो वेन मोजेक भिंडी में पूरा भिंडी का पत्ती चितका येलो येलो रहता है, तो जो वायरस इन्फेक्शन है येलो वेन मोजेक जैसे, तो वो सब के सब क्लोरोसिस हो जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी और कुछ केस में फंगल डिफिशियंसी मुख्य तौर पे क्लोरोसिस करता है, जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है और फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से कम हो जाता है, बहुत बड़े मात्रा में कम हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस। दूसरा सिम्टम कहेंगे नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस में क्या होता है, प्लांट के जो सेल हैं और उनसे बनने वाले टिश्यू हैं उनका डेथ हो जाता है। इसीलिए जगह जगह में ब्लैक स्पॉट आते हैं, पत्तियों में, स्टेम में या अन्य जगहों में।
और ज़्यादातर ये जो ब्लैक स्पॉट होते हैं जैसे नेक्रोसिस सीधे सीधे तौर पे आते हैं। आप कॉटन में ब्लैक नेक्रोसिस होता है, आप ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज होता है, वो भी काइंड ऑफ द नेक्रोसिस है, जिसे लिप स्पॉट कहते हैं। तो इस तरह से फंगल डिजीज होते हैं वो नेक्रोसिस क्रिएट करते हैं। एक और आपको बता दूं, पत्तियों का साइज इन जनरल छोटा हो जाता है। यदि आप देखेंगे कई सारे फंगल अटैक है वो पत्तियों में लिटिल लिप बीमारी किया कर देता है। आप जैसे बनाना में वायरस की वजह से बनाना बंची टॉप हो जाता है। आप सिट्रस में लिटिल लिप देखेंगे तो कई सारे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की भी वजह से होते हैं। लेकिन जब पत्ती का साइज ही छोटा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, और यदि नेक्रोसिस हो जाएगा, पत्तियों के सरफेस में ब्लैक स्पॉट आ जाएगा तो क्लोरोफिल तो है नहीं वहाँ पे, फोटोसिंथेसिस तो कम होगा। कई बार वायरस इन्फेक्शन से खास करके पत्तियाँ कर्लिंग हो जाती हैं, लिप कर्लिंग। तो जो लिप कर्लिंग है उस केस में भी जब कर्लिंग रहेगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगा तो पत्तियों में लाइट कम पड़ेगा और फोटोसिंथेसिस कम होगा। प्लांट का खुद का विगर है, चमक है, उसका ऐसा एकदम फ्रेश रहना है, वो कम हो जाएगा, विल्टिंग जिसे कहते हैं। पौधा मुरझा जाता है। आप याद करो शने में विल्टिंग होता है, तो ग्राम विल्टिंग है वो भी इस दायरे में आएगा। भले वो विल्टिंग रूट की जगह में होता है, लेकिन जब पत्तियां ही मुरझाएगी तो फोटोसिंथेसिस तो कम होगा ही। तो आप विल्टिंग को काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे जो मेजर आपको बताया उन्हीं लिफ्ट को जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं उन्हीं को हमने जिक्र किया, और 10 नंबर के लिए था। राइटली यदि आप लिखते हो तो आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल है पेस्टिसाइड फार्मूलेशन क्या है। अगला सवाल क्या है, पेस्टिसाइड फार्मूलेशन क्या है, और दूसरा हिस्सा है डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन फॉर पेस्ट कंट्रोल। तो फार्मूलेशन का यदि आपको मैं बताऊं कि डिफाइन करना चाहें, क्योंकि व्हाट आर द पेस्टिसाइड फार्मूलेशंस कह रहा है, तो पेस्टिसाइड फार्मूलेशन, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, एनी केमिकल कंपोनेंट विच आर यूज्ड टू किल एनी पेस्ट और कंट्रोल एनी पेस्ट। इंसेक्ट है या अन्य पेस्ट हैं, रोडेंट है, चूहे वगैरह, वो सब पेस्टिसाइड कहलाते हैं। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड या हर्बिसाइड वो भी इस दायरे में आते हैं। रोडेंटिसाइड यानी चूहा मार दवाई। तो पेस्टिसाइड फार्मूलेशन क्या है फिर, पेस्टिसाइड फार्मूलेशन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, एक बनावट है, जैसे हम कहते हैं लिक्विड फार्मूलेशन और डस्ट फार्मूलेशन, ग्रेन्यूल फार्मूलेशन, ये इसके टाइप हैं। तो पेस्टिसाइड फार्मूलेशन का मतलब होता है कि जब हम बनाते हैं उसमें जो काम का चीज़ जिसे एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि एआई कहते हैं, वो एक्चुअल में कितनी मात्रा में है और किस फॉर्म में है। पेस्टिसाइड का फार्मूलेशन सिंपल तौर से उस पेस्टिसाइड के इफेक्टिवनेस को, स्टेबिलिटी को और एप्लीकेशन के तरीकों को बताता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, लेट अस लिस्ट द सम डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन। पेस्टिसाइड जैसे आप देख पा रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, पेस्टिसाइड जैसे आप देख पा रहे हैं ये लिक्विड है, तो लिक्विड फार्मूलेशन हो सकते हैं। ऐसे डस्ट ये इस तरह का डस्ट या पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, इसे डस्ट फार्मूलेशन कहते हैं। ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे यूरिया के दाने होते हैं उस तरह से ग्रेन्यूल फॉर्म में हो सकते हैं। कई जो है गैस के फॉर्म में होते हैं जिसे एरोसॉल फार्मूलेशन कहते हैं। कई जो होते हैं जैसे चूहा मार दवाई है, कैप्सूल के रूप में रहता है, बैट फॉर्म में रहता है। स्टोरेज पेस्ट में ऐसा बैट लगा देते हैं जिसपे वो आते हैं, चढ़ जाते हैं तो वो मर जाते हैं। काकरोच मारना, चींटी मारने का फार्मूलेशन, वो जो दवाई आते हैं वो भी तो पेस्टिसाइड है ना। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली एग्रीकल्चर में यूज होता है पेस्टिसाइड, वो लिक्विड फार्मूलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, क्लोरोपाइरिफास है,
तो क्लोरोपायरीफास यदि आपने देखा होगा डब्बा आता है और वो एक फेमस लिक्विड इंसेक्टिसाइड है। किस फॉर्म में आता है, फार्मूलेशन का नाम क्या है, ईसी, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। कई बार सॉल्यूशन के रूप में, मतलब लिक्विड फार्मूलेशन के भी टाइप हैं, कौन कौन से, दूध जैसे को बोलते हैं इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन, जो सबसे ज़्यादा चलता है। दूसरा है सस्पेंशन और तीसरा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन और सस्पेंशन, ये मेजर फॉर्म होते हैं एग्रीकल्चर में यूज होने के लिए। जैसे हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट भी किस फॉर्म में आता है, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन। और जो भी लिक्विड फॉर्म में आता है उससे हम किसको मार सकते हैं, कैटरपिलर को, एफिड को या फिर बीटल्स को मार सकते हैं। जो डफ्ट फार्मूलेशन में आते हैं, तो डफ्ट फार्मूलेशन पाउडर से होते हैं, ग्रिंडेड होते हैं डफ्ट फॉर्म में, ड्राई पाउडर, उनको पानी के साथ मिला करके डालते हैं या सीधे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। वन एग्जांपल बताता हूं, पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन इंसेक्टिसाइड है जिसका उपयोग करते हैं चिली में, मतलब मिर्ची में जो थ्रिप्स आता है उसके ऊपर डाल दिया जाता है। चिली में माइट्स भी आता है, आम में माइट्स आता है, मकड़ियाँ, उनके ऊपर डालते हैं। वेजिटेबल में माइट आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट में माइट आते हैं, उनको कंट्रोल के लिए पाउडर का उपयोग करते हैं, पायरेथ्रिन के पाउडर का। ग्रैनुलर फार्मूलेशन में ग्रैन्यूल, जैसे यूरिया के ग्रैन्यूल होते हैं उस फॉर्म में होते हैं, हल्का सा कोटेड फॉर्म में। और यदि आप देखते हैं कि एक एग्जांपल बताता हूं, इमिडाक्लोरप्रिड। इमिडाक्लोरप्रिड इंसेक्टिसाइड है, वो उसका उपयोग करते हैं एज ए ग्रैन्यूल फॉर्म में। और किसके कंट्रोल के लिए, ग्राउंड नट में सी शेप का एक इंसेक्ट आता है, वाइट ग्रब। तो जो ग्रैनुलर फार्मूलेशन है ना, उनका ज़्यादा उपयोग जो मिट्टी में छुपे हुए इंसेक्ट हैं, जैसे वाइट ग्रब है या समटाइम वाइट फ्लाई है, उसके भी कंट्रोल के लिए, या कॉटन में जैसे वाइट फ्लाई है, भिंडी में वाइट फ्लाई है, इनके कंट्रोल के लिए ग्रैनुलर फार्मूलेशन का उपयोग करते हैं। एक और बताता हूँ, वो भी चलता है, WP, वेटेबल पाउडर फार्मूलेशन। तो ये क्या करता है, वेटेबल पाउडर फार्मूलेशन है वो एक तरह से सॉलिड फार्मूलेशन है जिसे पानी में डिजॉल्व करके तैयार करते हैं, मतलब उसमें हल्का सा सस्पेंड करके बनाते हैं। और वेटेबल पाउडर है, उसका आप उपयोग कैसे करेंगे, आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप बैगन में फ्रूट बोरर आता है उसको कंट्रोल करना है, या फिर मैंगो में थ्रिप्स आता है, माइट आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप स्पिनोसेड जैसे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं जो वेटेबल पाउडर फॉर्म में आते हैं। आप जो बेड का भी उपयोग देखा होगा, जो गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउस होता है, वहाँ पे स्टोरेज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, चूहे को, चींटियों को कंट्रोल करने के लिए बेड का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है एल्युमिनियम फास्फाइड, आता है ना एल्युमिनियम फास्फाइड, चूहा मार दवा। ऐसा ही कई जगह में एरोसॉल फार्मूलेशन का उपयोग करते हैं, धुआं का सबसे ज़्यादा किसमें, DDT का पहले छिड़काव करते थे। तो पहले ना जो ये हैं, क्या नाम, मच्छर हैं गली मोहल्ले के, उनको मारने के लिए होता था। तो राइस में गालमीज आता है, गालमिस को कंट्रोल करने के लिए एरोसॉल फार्मूलेशन का उपयोग होता है, ये याद रखना। चलिए मैं आपको बताऊंगा एक और क्वेश्चन। तो ये है, जस्ट ए मिनट, इनलिफ्ट एंड एक्सप्लेन द salient feature of public distribution system as per the provision of National Food Security Act 2013। यहाँ पे आपको पूछा गया है, सैलिएंट फीचर पूछा गया है, किसका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, और किसके आधार पे, एज पर द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो पहले बता दूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून।
2013 में 2013 में एक कानून बना इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इस कानून को कहा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA। ये इसको सिंपल शब्द में कह सकते हैं R2 यानी राइट टू फूड एक्ट बना, जिसके माध्यम से जो राशन शॉप होते हैं, किराने का दुकान सरकारी वाला, वहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट में जो पुअर BPL हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत में इस तरह से सस्ते दाम पे फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। राइस है, व्हीट है, कोर्स मिलेट है, वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको इसी संदर्भ में पूछा गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं हिंदी में, इसका क्या रोल है और इसके बारे में बताइए कि कैसे है। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम ब्रीफ में PDS कहते हैं, हमारे देश का PDS सिस्टम इंटरनेशनली इतनी रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनली, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माना जाता है इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और 1992 या 98 है, ध्यान से उतर गया, ये TPDS में कन्वर्ट हुआ, जो हमने पहले कहीं पे देखा था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो पहले आपको बताता हूं, जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया, तब से लेकर के अभी क्या हालात हैं, PDS को कैसे देख सकते हैं। पहले के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अलग अलग बात थी, लेकिन ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया तब से PDS में क्या क्या बातें हैं, तो इनलिस्ट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल कवरेज की बात थी। अब यूनिवर्सल कवरेज का बात क्या है, जैसे ना शुरू के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या था, शुरू में एक अलग क्राइटेरिया था कि किसको देंगे, और फिर TPDS में आया तो एक स्पेशल फोकस कर दिया गया कि BPL को ही देना है। अब BPL का क्राइटेरिया था पुअर्टी एस्टिमेट के आधार पे, लेकिन ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया तो यूनिवर्सल कवरेज मेन फीचर था। इसका मतलब क्या है कि पुअर्टी एस्टिमेट को ज़्यादा ध्यान में नहीं था, और 2011 सेंसस के आधार पे लगभग 2/3 इससे बेनिफिट होने लगे, क्योंकि ना इसमें कई कैटेगरी को दिया गया। BPL तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, और अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरी थे उनको भी, प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसे PHS कहते हैं उनको भी, और आप जानते होंगे कि अलग अलग कार्ड होता है ना, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन मिलना सब था। तो यूनिवर्सल कवरेज मेन फीचर था। दूसरा फीचर था बेनिफिशरी कैटेगरी, खास करके इसमें अंत्योदय अन्न योजना AAY कैटेगरी कहते हैं वो बेनिफिशरी, और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसे PHS कैटेगरी कहते हैं, वो दोनों आए। कम से कम 75% जो ग्रामीण जनजीवन का और 50% अर्बन लाइफ है, वहाँ के हाउस होल्ड बेनिफिट हुए इस NFSA एक्ट 2013 से। कवरेज डिटर्मिनेशन, मतलब कितना एरिया को कवर करना है, इसका मेन काम था स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने जो NSOSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसके डाटा का उपयोग किया। उसका जो सर्वे डाटा था 2011 का सेंसस का, उसका उपयोग किया इसके लिए। उसके बाद फूड ग्रेन इंटाइटलमेंट क्या था, ये मेन प्रोविज़न था, और इसको जरूर याद रखना है कि एक अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी का घर है या हाउस होल्ड है, उसको 35 किलो फूड ग्रेन एक मंथ में मिलना। और कैसे, और दूसरा जो कैटेगरी था वो था PHS कैटेगरी, तो पब्लिक हाउस होल्ड वाले, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, उनको मिलना था 5 kg। तो अब कोई रह जाता है क्या?
लगभग मैक्सिमम लोग कवर अप हो गए। तो लगभग इसमें सबको टाइटल मिला। किसको मिलेगा? वो राशन कार्ड जो इशू करना था वो काम था स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का, स्टेट या यूटी का इसका मेन था। इसके बाद हाईली सब्सिडाइज्ड रेट में मिलेगा, ये भी इसका प्रोविजन था। कितना? सेंट्रल इशू प्राइस फॉर फूड ग्रेन अंडर द पीडीएस आर हाईली सब्सिडाइज्ड। कैसे? ₹1 में कोर्स ग्रेन कितना में, मैं ऐसे कहता हूँ जो मेन है, ₹3 में 1 किलो राइस, ₹3 में 1 किलो राइस। और गेहूं लेना है तो 1 किलो गेहूं ₹2 में। और कोर्स ग्रेन लेना है जैसे मिलेट है, सोरगम है, बाजरा है, तो ₹1 में 1 किलो। ये था प्रोविजन। मतलब भैया ₹3 में राइस मिल रहा है 1 किलो। आप सोच रहे हैं ना कि कितना सब्सिडाइज्ड रेट है, तो ये भी मेन फीचर था। नॉन रिडक्शन इन द एलोकेशन, ये भी फीचर था। नो रिडक्शन इन द एलोकेशन ऑफ द फ्रूट ग्रेन इज मेड इन टू एनी स्टेट अंडर दिस स्कीम और द एक्ट। हेड ऑफ द फैमिली का भी मेंशन था कि हेड ऑफ द फैमिली कौन होंगे? जो घर के एल्डेस्ट वोमेन होंगे, वोमेन मतलब 18 ईयर प्लस, और उनमें एल्डेस्ट सबसे बड़े, उसको हेड ऑफ द फैमिली माना जाएगा। और राशन कार्ड उसके नाम पे होगा। आप जानते हैं आज सब महिलाओं के नाम पे होता है। ग्रीवेंस में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी प्रोविजन था। स्टेट फूड कमीशन या डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के रूप में। ट्रांसपेरेंसी का भी मैकेनिज्म था क्योंकि बायोमेट्रिक से डाल दिया गया था, ये ट्रांसपेरेंसी को बताता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसको और इजी बनाने के लिए या फेयर प्राइस शॉप खोलने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगला हम बात करते हैं इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्ट्रीमलाइनिंग द करंट लेवल ऑफ पुअर्टी। आज पुअर्टी कितना है और उसको साइड करने के लिए या ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। तो देखिए, पुअर्टी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और पुअर्टी माना कि पहले की तुलना में बड़े पैमाने पे गिरा है, पुअर्टी गिरा है। तो करंट लेवल को आप दर्शा सकते हैं कि वर्तमान में 1950 के इतना कह सकते हैं मैं एक रेशियो के आधार पे 1950 में जो गरीबी रेखा तक बीपीएल जिसको हम बिलो द पुअर्टी लाइन कहते हैं उससे जितने नीचे थे, आज के समय में काफ़ी बड़े पैमाने बीपीएल से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, बीपीएल फैमिली है कम हो गया है और पुअर्टी लगभग 40% के आसपास रिड्यूस हो गया है एक क्राइटेरिया के आधार पे। और यहाँ पे जो मेजर गवर्नमेंट के वो कौन कौन से एफर्ट्स हैं जो थोड़ा काफ़ी पॉपुलर हुए। सरकार तो 1950 से लेकर के अब तक में बहुत प्रयास किया है। मेजर स्कीम को मैं एक जनरलाइज ढंग से कहूँगा, सरकार का प्रयास कौन कौन से हैं पुअर्टी लेवल को डाउन करने में, और लगभग 110 मिलियन पुअर्टी डाउन हुआ है। ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाया सरकार ने एक से एक। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी चल रहा है, अभी भी वो कौन है? नरेगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना है, आवास योजना, वो हाउसिंग देता है। क्लीन कुकिंग जैसे उज्ज्वला योजना है, उससे क्या मिलता है? गैस सिलेंडर। तो ये कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जिससे कि गरीबी कम हो। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी दिशा में खूब काम हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में काम हुआ है, इसका क्या सेंस है?
तो इसके सेंस में हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आया 2014 में, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, किसानों को या गांव के हर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, सबका खाता खुलवाना, और जब खाता खुल गया तो सबको जब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का स्कीम आया उसके थ्रू मदद मिला। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जिसे हम मुद्रा स्कीम कहते हैं, तो मुद्रा स्कीम 2015 में स्टार्ट हुआ, जिसके थ्रू लगभग 10 लाख का लोन दिया जाता है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज वालों को। एक तीसरा बड़ा प्रयास रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लेकर के, मतलब ना, जैसे पहला एक बड़ा प्रयास है स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया, और एक तरह से कई सारे स्किल डेवलप करने के लिए एफर्ट्स डाले गए। आपको रिसेंट का मैं एक बताता हूँ, 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुआ, जिससे कि 60 टर्म स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया जा सके यूथ को। फिर आया सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था सारे बच्चों को एजुकेट करना। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 2009 में आया, जिसका मेन उद्देश्य था सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार करना, क्वालिटी में, और सबको मुहैया कराना, ये मेजर काम था। फिर इसी दिशा में एक चौथा बड़ा प्रयास हुआ डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी गांव के लोगों को बेनिफिट देना है वो उनके खाते में डाल के, और आज बहुत सारी स्कीम का जो सब्सिडी है उसका पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उन बेनिफिशरी के अकाउंट में जाके गिरता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की दिशा में कई सारे प्रयास हुए, जैसे कि आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिससे कि किसानों को इरिगेशन हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को इंश्योरेंस से जोड़ने की दिशा में, ऐसा ही एजुकेशन और हेल्थ केयर की दिशा में कई प्रयास हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कीम चलाया जा रहा है, क्राप डाइवर्सिफिकेशन का स्कीम चलाया जा रहा है, इस तरह से कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहले का, एक तरह से जो क्वेश्चन नंबर पहला है कंपलसरी, उसकी बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 20 मार्क के लिए, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्कस द विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी। पुअर्टी पे बहुत कई सारे क्वेश्चन आ गए फूड मैनेजमेंट से। गरीबी का विशियस साइकिल से आप क्या समझते हैं? इनलिफ्ट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी दैट कम्बैट द माल न्यूट्रिशन। आप माल न्यूट्रिशन का मतलब जानते हैं बच्चों में कुपोषण, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, वो मेन माल न्यूट्रिशन है इंडिया में। इसके अतिरिक्त जिंक डिफिशियंसी सिंड्रोम, आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी और जिंक की कमी वाला प्रॉब्लम है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं ना कि माल न्यूट्रिशन, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से पॉलिसी बनाए गए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पुअर्टी के बारे में जान लेते हैं, विशियस साइकिल के बारे में। चले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ या एक उसके बताता हूँ। विशियस साइकिल का क्या मतलब है? विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी का सिंपल मतलब है कभी ख़त्म ना होने वाली एक साइकिल। जैसे साइकिल है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो कुल मिला के ये है कि गरीबी ऐसा चीज़ है, गरीबी को क्रिएट करता है, गरीबी खुद गरीबी को क्रिएट करता है और गरीबी चलते ही रहता है। समझ रहे हैं? यदि आप गरीबी के काम नहीं करेंगे तो गरीब है और गरीब बनाते रहता है, क्योंकि गरीबी है ना वो आपको और बेटर होने नहीं देता। और यदि सिंपल इसका डेफिनेशन कहें कि विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी से क्या मतलब है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें
गरीबी है वो चलते रहता है, पॉपुलेशन में वो गरीबी, मतलब कुछ गरीब को आप ठीक करें तो कुछ गरीब फिर आ गए, मतलब ऐसा ही वो विशियस साइकिल चलते रहता है। और इसके काजेज और फैक्टर दोनों ही पुअर्टी होता है, पुअर गरीबी ही गरीबी बनाता है, ऐसा आप इसका कह सकते हैं। एक आपको बताता हूँ मैं कि गरीबी के पीछे का मेन मतलब आप कह सकते हैं जो विशियस साइकिल चलते आ रहा है ना पुअर्टी का, कि पुअर्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके मेजर कारण है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है क्वालिटी का, उनको ना लिटरेसी रेट कम है, स्किल उनके पास में नहीं है, तो ये मतलब गरीबी तो है लेकिन ये और गरीबी क्रिएट करेगा। लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है और गरीब क्रिएट करने का। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, लोग को प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है, इसलिए वो और ज़्यादा गरीबी में जूझते चले जाते हैं। तो इनएडिक्वेट हेल्थ केयर है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर है, वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हाई मोटिलिटी रेट, लोअर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, ये सारे कारण बनते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर पढ़ाई के अनुसार से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, स्किल काम के हिसाब से स्किल ना होना, इनसफिशिएंट इनकम, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब गरीबी को और बढ़ावा देते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट या लोन, लोगों को लोन नहीं मिलता टाइम पे जिससे कुछ कर सकें और ऊपर उठ सकें। फाइनेंशियल सर्विस से वो दूर रहते हैं पुअर लोग, इसलिए और पुअर होते चले जाते हैं। तो मतलब विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिंपल मतलब होता है जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। और ये रीज़न है माल न्यूट्रिशन एंड अ पुअर हेल्थ आउटकम है, वो भी एक बड़ा रीज़न है कि गरीब और गरीब होते चला जाता है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं गरीबी को या भारत में जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको कम्बैट करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो माल न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स सा और मल्टीफेसेस प्रॉब्लम है, कई तरह से आता है वो, और एक बड़ा नुकसान करता है देश की स्थिति को। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किए, पॉलिसी बनाए। एक आपको पहला बताता हूँ, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और ये कौन सी है आपको इजी ढंग से बताता हूँ। जो गांव में आंगनबाड़ी होता है वहाँ पे बच्चों को दलिया वगैरह मिलता है ना, पाउडर मिलता है ना, वो प्रोविज़न है किस स्कीम के तहत मिलता है, ICDS। मतलब इसमें ना एक इस प्रोग्राम में जो न्यूट्रिशन बच्चों को बढ़ाया जा सके, क्योंकि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसी के तहत आंगनबाड़ी में बच्चों को फूड मिलता है और उनके मदर को भी मिलता है, कई बार माँ को भी मिलता है। तो इस तरह से जो 6 साल से कम के बच्चे हैं जिन्हें आंगनबाड़ी भेजा जाता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, जो बच्चे दिए हैं और दूध पिला रहे हैं बच्चे को, उन तीनों कैटेगरी को, छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट महिला को, और जो लैक्टेटिंग मदर हैं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको तीनों को ICDS के तहत में बेनिफिट मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत में जैसे आपको बताया कि जब कम दाम पे 3 रुपीज़ में 1 किलो चावल, 2 रुपीज़ में 1 किलो गेहूँ और 1 रुपीज़ में 1 किलो बाजरा या रागी वगैरह, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिला। और दूसरा जो स्कूल में मिड डे मील स्कीम चला, उसके लिए भी, मिड डे मील स्कीम के लिए भी जो चावल आता है वो कहाँ से आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के सिक्योरिटी एक्ट के तहत में वो वहाँ भी सब्सिडाइज्ड रेट में जाता है। तीसरा बड़ा अभियान था माल न्यूट्रिशन, क्योंकि देखो मिड डे मील स्कीम चालू किया गया ना, तो ये जो पहले MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, स्टार्ट किया गया था 2000 में,
उसके अंडर में वो यूनाइटेड नेशन का जो 15 गोल थे उसका पार्ट था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। तो उसके तहत में जो गांव के बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं उनको जब स्कूल में खाना मिलेगा मिड डे मील स्कीम के तहत में, तो अटेंडेंस भी बढ़ेगा स्कूल में और न्यूट्रिशनली भी स्ट्रांग होंगे बच्चे, इसलिए बनाया गया था। पोषण अभियान सरकार ने लॉन्च किया 2018 में, और ओवरऑल जो बच्चों का न्यूट्रिशन है और होलिस्टिक डेवलपमेंट है, एडोलसेंट हैं, खास करके जो फीमेल बालिकाएं हैं जो बड़ी हो रही हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनको ना स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है। और कई सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको ना जैसे खास करके जो 15 साल के ऊपर जो लड़कियां होती हैं उनको भी न्यूट्रिशन दिया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो पोषण अभियान है वो काफ़ी एक तरह से कारगर साबित हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में लॉन्च हुआ। इसमें जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को। उसके बाद एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी स्टार्ट किया गया ताकि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया हैं वो मदर से, बच्चों से, एडोलसेंट हैं उनसे अर्ली डिटेक्शन हो और उससे निजात पा सकें। स्वच्छ भारत अभियान SBM के बारे में आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज हुआ। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, जिसके तहत में NHM कार्ड इशू किया जाता है, लोगों को इलाज प्रॉपर मिल सके। जननी सुरक्षा योजना स्कीम के तहत में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, खास करके जब वो हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करते हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं। तो फिर मिड डे मील स्कीम का आपको बता ही दिया कि कैसे बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ा मिड डे मील स्कीम के तहत में। तो ये मेजर स्कीम है जो चलाए गए। 20 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसमें कवर करना था। फिर आता है डस एंड डोंट, डू एंड डोंट, डूज एंड डोंट्स, क्या करें और ना करें किस संबंध में? इन रेफरेंस टू परचेज, हैंडलिंग, एप्लीकेशन, डिस्पोजल ऑफ पेस्टिसाइड। एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड होता है उसको खरीदते समय में, उसको ना हैंडलिंग करते समय में, इधर से उधर ले जाते समय में, या खेत में अप्लाई करते समय में, या फिर उसको जब उसके जो बाकी अवशेष होते हैं, पत्ती, डब्बे वगैरह, उसको कैसे डिस्पोज करें उसके वेस्ट को, इस संबंध में क्या करें और ना करें उनकी सूची बनाइए और एक एक को एक्सप्लेन करिए। यह है 20 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं ना इसका आंसर दो तरीक़ा से देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले दो तरीक़ा से, दोनों में से किसी भी तरीक़ा को अपनाइए। पहले ये बता दूं, जो पेस्टिसाइड है वो सबसे ज़्यादा, पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल जिसका उपयोग करके हम इंसेक्ट पेस्ट को, रोडेंट को, फंजाई को, वीड को, निमाटोड को कंट्रोल करते हैं, मारते हैं। वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को इंश्योर करते हैं। लेकिन घाटा यह है कि ना उसका यदि इम्प्रॉपर परचेज हो, हैंडलिंग हो, एप्लीकेशन हो या इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो तो वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करेंगे, हमें नुकसान करेंगे, और जो दूसरे जीव जंतु हैं जो हमारे फ्रेंड हैं उनको भी वो नुकसान करेंगे। इसलिए प्रॉपर कुछ सर्टेन डूज एंड डोंट को फॉलो करते हुए परचेज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और डिस्पोज करना चाहिए। तो सबसे मैं इन जनरल पहले ये बता देता हूँ मोटा मोटा तौर पे कि क्या करें और फिर बाद में बोलूँगा क्या ना करें। पहला करें, एक एक गिन के चलिए। खरीदते समय में केवल अथराइज्ड सोर्स से खरीदें, क्योंकि कौन आदमी क्या बेच रहा है, एकदम जहर बेच रहा है, नो। मतलब जो एकदम ऑथेंटिक पर्सन है ना उसी से ही इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड करें, जो डीलर अथराइज्ड है जिसके पास में लाइसेंस है उसी से। पहला डज। दूसरा है, जब आप खरीद लेते हैं तो जो मिलता है ना उसमें जो लेबल लगे होते हैं या इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं उसको प्रॉपर रीड करना और फॉलो करना, पढ़े और बस ऐसे ही नहीं मत चलाइए।
जो लेबल और इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना। ये एप्लीकेशन, ये जो लेबल लगे होते हैं ये या इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं उसमें मेनली क्या मेंशन होता है, मात्रा, डोजेज, एप्लीकेशन मेथड, सेफ्टी प्रिकॉशन, या फिर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कि शरीर मास्क लगाएं, क्या क्या लगाएं, उसका जिक्र होता है, उसको ध्यान रखें। तीसरा है स्टोर प्रॉपरली, जो रख रहे हैं ऐसे जगह में रखें जहाँ पे थोड़ा सा वो क्या है, जैसे एकदम ज़्यादा ना तो गर्म जगह में रखेंगे तो वो कुछ और बन सकता है। तो लॉक रखें, बच्चों से दूर रखें, वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखें, फूड एनिमल फीड या बच्चों से दूर रखें। ये मेजर उसमें लिखा भी रहता है और ख़ुद भी फॉलो करिए, प्रॉपर जगह में स्टोर करें। जब आप अप्लाई करते हैं उस समय में जो वियरिंग या प्रोटेक्टिव गियर है उसका उपयोग करें, मास्क पहने या जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं चारों तरफ में बॉडी में कवर करें, हाथ में ग्लोव लगाएं, आँखों में गॉगल लगाएं, मास्क पहने, कवर करें पूरे बॉडी को उस तरह से, और तब कहीं जा कर के हैंडल करें, इधर से उधर ले जाएं और खेत में अप्लाई करें। कैलिब्रेट इक्विपमेंट रखें, मात्रा और चीज़ों को, जैसे आप मेजरिंग सिलेंडर रखे हैं तो नाप के जितना बोला गया है उतना डालिए, ना कम ना ज़्यादा, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। ओवर डोज इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को भी खराब करेगा और कई चीज़ों को भी खराब करेगा। ऑब्जर्व प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स, मतलब कितना दिन हमने अप्लाई किया है और कितना दिन तक उसका इफेक्ट रहता है वो भी थोड़ी समझ बना लीजिए। उसके बाद से, और ये खास करके पेस्टिसाइड लेवल में मेंशन रहता है, ये इसका रेसिड्यू टाइम पीरियड कितना है, कितना दिन तक ये पड़ा रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी कंटेनर सेफली, जो डब्बा बोतल खाली हुआ इंसेक्टिसाइड के उपयोग के बाद में उसको प्रॉपर रखे, 3 बार उसको रिंस करिए, धोइए, ऐसे रिंस करिए, और यदि तोड़ फोड़ के उसको गाड़ के रखे, उसको दूसरा उपयोग करने की मत करें। तो ये तो रहा कि आपको क्या करना चाहिए। अब क्या ना करें, सबसे मेजर चीज़ है पेस्टिसाइड का ओवर यूज बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है। जब भी अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है उस समय में स्प्रे या तो ना करें, या फिर उस समय में करते हैं तो प्रॉपर कैसे करना चाहिए उससे गाइडलाइंस को फॉलो करें। वाटर बॉडी के नियर बिल्कुल अप्लाई करने से बचें। आप जो वाटर बॉडी है उसके आसपास पेस्टिसाइड डालोगे तो रिवर में, लेक में या पोंड में जा कर के वहाँ पे क्या करेगा, चला जाएगा, नुकसान करेगा। जो अनयूज्ड पेस्टिसाइड हैं उनका इम्प्रॉपर डिस्पोज करने से बचे, बल्कि प्रॉपरली उनको व्यवस्थित करें, कहाँ गाड़ना है, कहाँ रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। स्टोर पेस्टिसाइड नियर द फूड और फीड, ये बिल्कुल ना करें, मतलब ये ना करें की गिनती में बता रहा हूँ। फिर है जैसे ये डूज और ये डू एंड डोंट डू को फॉलो करते हैं तो आप अपने चारों तरफ में सेफर कर सकते हैं। अब इसको दूसरे एंगल से ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैं परचेज में डू एंड डोंट को पहले लिफ्ट करूं तो खरीदते समय में एक तो आपको बताया रजिस्टर्ड और रिकमेंडेड पेस्टिसाइड ही खरीदें। दूसरी बात केवल अथराइज डीलर से ही खरीदें। तीसरी बात है जो लेबल लगा है या इंस्ट्रक्शन लगा है उसको केयरफुली पढ़ें और जो इंस्ट्रक्शन है उसी के आधार पर करें। एक्सपायरी डेट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेज, सेफ्टी प्रिकॉशन सबको बारीकी से देखें। और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्वांटिटी जितना डालना है उतना ही डालें, उतना ही खरीदें, एक्स्ट्रा खरीद के मत रखें क्योंकि वो बेकार हो जाते हैं, फिर फेंकना पड़ेगा। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ना खरीदें। डोंट बाय पेस्टिसाइड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड और अनरिलायबल सोर्सेस। तो ये है खरीदते समय। अब उसको लाते ले जाते समय या रख रखाव के समय क्या करें, जब भी ला रहे हैं या आगे पीछे कर रहे हैं उसका यूज़, तो कोशिश करिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जैसे ग्लोव लगा लेना
ज़रूरत पड़े तो गागल लगा लेना, तभी उसको हाथ लगाएं पेस्टिसाइड को। प्रॉपर जगह में या प्रॉपर कंटेनर में उसे स्टोर करें। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रंक में या जिस चीज़ में भी ले जा रहे हैं उसको भी प्रॉपरली संभालें। और जब हैंडल कर रहे हैं उस समय में थके वगैरह हैं तो या अल्कोहल वगैरह पिए हैं, शराब वगैरह, तो बिल्कुल इनका उपयोग ना करें, नहीं तो एक आध तो खुद ही पी जाएंगे, क्योंकि आप नशे में हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो ये काम बिल्कुल नहीं तो आप नहीं रह पाओगे। डोंट ईट, ड्रिंक, स्मोक और द च्यू एनीथिंग नियर बाई और व्हेन यू आर हैंडलिंग द पेस्टिसाइड। कुछ खाएं पिए नहीं, जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, नहीं तो छू छा के ना एक आध उसको भी छू जाएंगे और हमेशा के लिए छू मंतर हो जाएंगे। अप्लाई करते समय इतना मात्रा डालें, जैसे किसी ने कह दिया कि कीड़े आए हैं डाल दो, तो आँख मूंद के मत डालिए, पहले ना खुद मॉनिटर करिए कि पेस्ट आपके खेत में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और राइट टाइम पे ही आप डालिए। लेबल के जो लेबल लगा रहता है उसके डायरेक्शन को पूरा फॉलो करिए, कितना मिलाना है, कितना डालना है, कैसे तैयार करना है, डोज, वॉल्यूम, मेथड, इक्विपमेंट, सब के बारे में इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। पेस्टिसाइड, ऐसा पेस्टिसाइड को उपयोग करें जो केवल टारगेटेड एरिया पे ही अटैक करें और उतने को ही करें, बाकी एरिया में वेस्टफुली ना डालें। विंड हो रहा हो, रेन हो रहा हो, हॉट कंडीशन हो तो बिल्कुल पेस्टिसाइड ना डालें। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वेल, पॉन्ड या जो तालाब है या पानी का सोर्स है उसके आसपास ना करें, बल्कि आप ध्यान रखें कि जो पर्सनल वियरिंग हैं, ग्लोव वगैरह, उन सब चीज़ को पहनें। डिस्पोजल के समय में किस चीज़ को ध्यान रखना है, तो जो भी इंसेक्टिसाइड को डालने के बाद जो उसका बॉटल बच जाता है उसको प्रॉपरली कहीं सेटल करें, 3 बार उसको धोएं, और जो डब्बा बच जाता है ना उसको मोड़ दें, क्रंच कर दें। रीयूज द एम्प्टी पेस्टिसाइड कंटेनर, ऐसा बिल्कुल ना करें। डोंट रीयूज, जो खाली बोतल है उसका बिल्कुल ना करें। कभी भी कभी डम मत करो, जो पेस्टिसाइड की जगह उसको कहीं पे ऐरे गहरे ना फेंक दो, प्रॉपरली उसके तरीका को जानो कि कहाँ फेंकना है। तो ये मेजर प्रोविज़न अब 20 नंबर में लिखना था, बहुत सारे पॉइंट आपको गिनाना था। अगला है 10 नंबर के लिए, बायोटिक स्ट्रेस इन द प्लांट। मतलब बायोटिक स्ट्रेस आप प्लांट से क्या समझते हैं? सैलिसिलिक एसिड है, उसका प्लांट में बायोटिक स्ट्रेस को ठीक करने में क्या रोल है? इन दिस प्लांट्स रिस्पॉन्स टू बायोटिक स्ट्रेस, ये जानना है, रोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो आपको बता दूं, बायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है व्हेन प्लांट इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली आर फीलिंग हिंड्रेंस, मतलब प्लांट के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बाधा पड़ रही है किसी भी बायोटिक फैक्टर, जैसे कि इंसेक्ट है या फिर डिजीज पैथोजन है या फिर कोई दूसरा बायोटिक फैक्टर, निमाटोड है, मोलस्का है, रोडेंट है या फिर वीड है, तो इनके द्वारा अटैक से जो प्लांट स्ट्रेस फील करता है इसे बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो बायोटिक स्ट्रेस प्लांट को कब होता है? जब पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अटैक करते हैं, पेस्ट जैसे इंसेक्ट, माइट, निमाटोड या डायरेक्ट वीड अटैक करता है, तो प्लांट बायोटिक स्ट्रेस फील करता है, उसका ग्रोथ कम हो जाता है, यील्ड कम हो जाता है, और कई बार तो कंप्लीट डैमेज या डेथ कर जाते हैं प्लांट। यील्ड कम हो जाता है या पूरी तरह नुकसान होता है। अब मैं बात करूं एक महत्वपूर्ण कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड, वो प्लांट के अंदर में एक प्लांट हार्मोन्स के रूप में बनता है, तैयार होता है। इसका बड़ा रोल है कि जब भी कोई इंसेक्ट या पेस्ट प्लांट पे अटैक करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड जो हार्मोन है ना, प्लांट को बचाता है इंसेक्ट से। अब ये कैसे बचाता है इसके मैं साइंस को बताता हूँ। ये एक तरह से सिग्नल मॉलिक्यूल है, इसका ये जो बनता है ना वो एक तरह का ना, जब भी कोई अटैक करते हैं पेस्ट वगैरह तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, ये ट्रिगर करता है प्लांट के अंदर में डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको ना 4 पॉइंट बताता हूँ कि कैसे सैलिसिलिक एसिड है वो प्लांट को बचाता है। ये सैलिसिलिक एसिड है वो इंड्यूस करता है डिफेंस जीन एक्सप्रेशन को। प्लांट के अंदर में एक स्पेसिफिक जीन जो कि जब भी कोई डिजीज या पैथोजन अटैक करता है प्लांट के अंदर में,
तो प्लांट के अंदर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसको एक्टिव होना होता है। उसके एक्टिव होने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं उसको कौन बूस्ट करता है? ये सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड ही करता है। एक बात और बता दूं, सैलिसिलिक एसिड है वो इन्हेंस करता है सार को, यानी कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस को। प्लांट के अंदर में सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है, जिससे कि कई सारे पैथोजन और पेस्ट वो अटैक नहीं कर पाते, रोबस्ट प्रोटेक्शन मेजर है, वो सैलिसिलिक एसिड की वजह से ही पैदा होते हैं। कई सारे जो फाइटो हार्मोन्स है, इसको भी रेगुलेट करने में सैलिसिलिक एसिड का काफ़ी रोल होता है। कई सारे जो प्लांट के इम्यून सिस्टम हैं उनको प्राइमिंग करने में भी सैलिसिलिक एसिड का एक बड़ा रोल है। ये एक प्राइमिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट ए मिनट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला क्वेश्चन है, इनलिफ्ट द डिफरेंट कमर्शियल cultivated on the commercial flower. Enlift the different commercial flower cultivated on a large scale for cut flower trade. फ्लावर के ऊपर में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कमर्शियल फ्लावर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द कट फ्लावर ट्रेड। अब जानते हैं जो कमर्शियल फ्लावर हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से कैटेगरी? कट फ्लावर और लूज फ्लावर। यहाँ खास पूछा गया है कि ऐसे फ्लावर जो कट फ्लावर के लिए होते हैं, जैसे रोज है, क्राइसैंथेमम है, ग्लैडियोलस है, लिली है, ये सारे कट फ्लावर हैं। इनका बड़े स्केल में कल्टीवेशन होता है, तो इनका सूची बनाइए पहला पार्ट, और इसके लिए आप मान के चलो 5 मार्क का, और बाकी जो 15 मार्क का है वो ये है, क्या है? कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो कट फ्लावर के कीपिंग क्वालिटी है उसको प्रभावित करते हैं। तो आपको मेंशन करना था फैक्टर, ये है 7 नंबर का, और जो रेमेडी है यानी कैसे कीपिंग क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं वो लिखना है 7 नंबर का, और यहाँ पे 5 नंबर का लिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिफ्टिंग करा के चलता हूँ, मैं लिफ्टिंग बताता हूँ। कट फ्लावर, जो सबसे बड़ा कट फ्लावर है भारत में, भारत के पर्सपेक्टिव से, वो है गुलाब। गुलाब मोस्ट कल्टिवेटेड कट फ्लावर है, और गुलाब भारत में कल्टिवेट होता है बड़े पैमाने पे, और फिर जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको एरोप्लेन के थ्रू बेचने के लिए भेज दिया जाता है, ट्रेड कर दिया जाता है। लगभग भारत में जितने भी कट फ्लावर लगते हैं और दूसरे देश भेजे जाते हैं उनमें 40% अकेला रोज होता है। कितना परसेंट? 40% अकेला रोज होता है। रोज, भारत का रोज है वो मोस्ट डिमांडेड एंड ट्रेडेड फ्लावर है लगभग संसार भर में। तो जैसे और कौन कौन से रोज खास करके चलते हैं कट फ्लावर में? वो है हाइब्रिड टी, बड़ा साइज का होता है, हाइब्रिड टीस रोज, रोज का नाम है। दूसरा है फ्लोरिबंडा, और तीसरा है क्लाइंबर्स। ये तीनों टाइप के जो रोज होते हैं वो कल्टीवेट होते हैं, और कट फ्लावर के रूप में हाइब्रिड टी है सबसे ज़्यादा उसका चलता है। दूसरा गिनती है कार्नेशन का, लगभग 15% कट फ्लावर ट्रेड फ्रॉम द इंडिया कार्नेशन का होता है। कार्नेशन 2nd नंबर का मोस्ट ट्रेडेड कट फ्लावर है, ये जानिए। और ये कार्नेशन का सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लंबे दिन तक ये चलता है, इसका लॉन्ग वेस्ट लाइफ या सेल्फ लाइफ होता है, और कई कलर के आते हैं इसलिए, और ज़बरदस्त फ्रेगरेंट भी होता है, कलर भी और फ्लोरल फ्रेगरेंस भी इसका। क्राइसैंथेमम की बात करूं तो क्राइसैंथेमम 3रे नंबर का मोस्ट ट्रेडेड कट फ्लावर है, लगभग 10% ये कंट्रीब्यूट करता है। चौथा में लिली 7% तक, लिली। उसके बाद आता है आर्किड। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जैसे ग्लैडियोलस है, जरबेरा है, तुलिप है,
एंथुरियम है, सनफ्लावर है, लिलियाक है, ये सारे कट फ्लावर के एग्जाम्पल हैं जो कल्टीवेट होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप कट फ्लावर आपने तोड़ा और काट के रखे हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो मुरझाने लग जाता है, वीक हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसे कहते हैं कीपिंग क्वालिटी। कीपिंग क्वालिटी मतलब आप इसे कितना दिन तक फ्रेश फ्रेश रख सकते हैं। इस कीपिंग क्वालिटी को दूसरा शब्दों में वेस्ट लाइफ या सेल्फ लाइफ कहते हैं। फ्लावर में वेस्ट लाइफ कहते हैं, सब्जियों में जनरली सेल्फ लाइफ कहते हैं। तो फ्लावर को तोड़ने के बाद कितना दिन तक बढ़िया बढ़िया रख सकते हैं, इसको प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है तोड़ने के पहले यानी प्री हार्वेस्टिंग कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर, कुछ वैरायटी या कुछ जो वैरायटी हैं फ्लावर के वो लंबा जेनेटिकली ऐसा रहते हैं कि वो लॉन्ग लाइफ रखते हैं, तो उनको तोड़ोगे तो पर भी ख़राब नहीं होंगे, तो जेनेटिक फैक्टर। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये काटने के पहले ही अच्छे नहीं मिले हैं तो काटने के बाद का जैसे ही ये पहले से ही ऐसा मुरझाना चालू। कल्चरल प्रैक्टिस, एग्रोनॉमिक तौर तरीका, जैसे आप फ्लावर की खेती कर रहे हैं और आप प्रॉपर तरीके नहीं अपना पा रहे हैं, डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए तो पर भी। और दूसरा फैक्टर है हार्वेस्टिंग फैक्टर। कटाई के दौरान यदि आपने सही टाइम पे कटाई नहीं किया तो वो देरी हो गया तो मुरझा जाएंगे, वो ऑलरेडी लूज हो जाएंगे। सही तरीका से आपने काटा नहीं, आप काट रहे हैं ऐसे और ऐसा ऐसा हिला दे रहे हैं पूरा, वो पत्तियां झड़ गया। कंडीशन भी है तो आप कह सकते हैं टाइमिंग है, मेथड है और हार्वेस्टिंग की कंडीशन है, इन चीज़ को नहीं समझोगे तो वो बर्बाद होगा, उसकी कीपिंग क्वालिटी प्रॉब्लम में आएगा। और जैसे आप कटाई कर लेते हैं फ्लावर को तोड़ लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या क्या फैक्टर मेन होते हैं? वाटर अपटेक। कट फ्लावर को सही यदि पानी नहीं मिला है तो वो डिहाइड्रेशन से और विल्टिंग से जूझेगा। उसके बाद ट्रांसपिरेशन, यदि ज़्यादा गर्मी टाइप का है और जल्दी जल्दी पानी फ्लावर से या उसके स्टेम से उड़ रहा है तो भी वो मुरझाएगा। रेस्पिरेशन, यदि उसके अंदर में रेस्पिरेशन का रेट तेज़ी से हो रहा है तो वो जल्दी एजिंग हो जाएगा, मुरझा जाएगा। यदि उसके आसपास इथिलीन प्रोड्यूस हो रहा है तो पर भी वो फ्लावर जल्दी से मुरझा जाएगा। माइक्रोब अटैक कर देंगे तोड़ने के बाद तो भी वो मुरझा जाएगा और ऐसा कमज़ोर हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मर जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है और लाइट एक्सपोजर उसको ज़्यादा हो गया, कम पड़ गया या यूवी रेस पड़ गया, तब उसके पत्तियों का डिस्कलरेशन हो जाएगा, पेटल का, पंखुड़ियों का डिस्कलरेशन हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। ये सारे फैक्टर हैं। यदि मैं ये बात आपको कहूँ कि हाउ टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम्स, या फिर ये कहें कि कट फ्लावर का जो वेस्ट लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, उसको कैसे बढ़ाएं, तो नंबर 1 प्री कूलिंग। जैसे ही कट फ्लावर का टेम्परेचर है वो आप ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा। तो आप तोड़े हुए या कट फ्लावर है उसके टेम्परेचर को तोड़ने के बाद कम रखें, कूलिंग करें। मतलब आप कोशिश करिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको ठंडे पानी में उसके जो टूटा हुआ जगह है उसको डुबा दें, या फिर ना जैसे कूलिंग जगह है जैसे एसी वाला जगह में रख दें, एसी के सामने रख दें, एसी चल रहा है तो, या जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है उसके अंदर रख दें। दूसरा तरीका है हाइड्रेशन, प्रॉपर पानी डालना, समय समय पे पानी डालते रहें। कुछ ऐसा केमिकल है जो उसको वेट रखता है उसके अंदर रखें, कुछ एसिडिफायर है या बायोसाइड्स है उसकी मदद से उसका टर्गर प्रेशर को मेंटेन करें और उसको मुरझाने से रोकें। पल्सिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पल्सिंग क्या होता है, एक ना ऐसे बोतल ले लीजिए और उसमें ना केमिकल मिला लीजिए, कई सारे केमिकल आते हैं, वो केमिकल को वहाँ घोल दिए, जैसे ये बोतल है इस तरह से, और फिर इसमें ना ऐसे खोल करके इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे उसको डाल दीजिए। ऐसा ही करते हैं ना जब आप बुके बनवाने जाते हैं। तो मैं 2 मिनट अब खोल चुका हूँ तो पी लेता हूँ। आप मत पी जाना, ठीक है, मैं तो पढ़ाते समय में प्यास लगी इसलिए पी गया।
उसके बाद कंडीशनिंग करिए, प्रॉपर जो कट फ्लावर हैं उसको प्रॉपर रखे, कंडीशनिंग दीजिए, प्रॉपर पैकेजिंग, जो पैकेजिंग का सामान आता है जिस पे रखने को एक गाइडलाइंस रहता है उसी पे रखिए, प्रॉपर स्टोर करिए, प्रॉपर मार्केटिंग को ध्यान दीजिए। ये सारे पहलू को ध्यान रखते हैं तब कहीं जा कर के आप उसको बचा सकते हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। यदि आपको सच बताइए क्वेश्चन आता तो आप करते? थोड़ा सा लगता कि फ्लावर का केस है, हार्टिकल्चर में इतने सारे क्रॉप हैं, ये शायद ही करते। लोग घबरा जाते कि बेटर मार्क आएगा नहीं आएगा, इस चक्कर में करते नहीं। डिस्कस फोटो रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फास्फोरिलेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बोलूँ तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है 7 नंबर का, और उसके बाद में लगभग कितना नंबर बच गया, यहाँ पे 13 नंबर बच गया। तो ये जो 13 नंबर है उसके ऊपर आप लिखे रिलेशनशिप को। ये मैं इसका एक मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन बताता हूँ। देखिए, ना तो ये फोटोसिंथेसिस है और ना ही ये रेस्पिरेशन है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी आप कई जगह प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। फोटो रेस्पिरेशन ना तो रेस्पिरेशन और ना ही फोटोसिंथेसिस है। फोटो रेस्पिरेशन को सिंपल शब्दों में लोग कहते हैं ये अनवांटेड या वेस्टफुल प्रोसेस इन द प्लांट बॉडी, या फिर ये कहें कि ये प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस को उल्टा कम कर देने वाली प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन होने से ना फोटोसिंथेसिस उल्टा कम होता है। और ये प्लांट के जब ये क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो उस जगह में किस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन होता है? जब भी प्लांट के अंदर में उसके जो अंदर स्टोमेटा के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड कम घुसता है या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की भरमार रहती है, उस कंडीशन में ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। तो आइए इसके बारे में मैं 4 लाइन बताना चाहूँगा कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो क्या है। ये प्लांट के अंदर में बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की तरह ही एक तरह का मेटाबॉलिक पाथवे है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में आप जानते हो, मैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को 2 लाइन में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि फोटो रेस्पिरेशन को भी समझ जाइए। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं 1 लाइन कहना चाहूँगा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर में एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्लांट का लीफ है, प्लांट है वो अपने लीफ में या ग्रीन पार्ट में लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। और ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो पौधे द्वारा पानी लिया जाता है वो पत्तियों में जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है उसके थ्रू वो पानी से ऑक्सीजन निकालता है और एटीपी या NADPH2 बनता है। दूसरा स्टेप होता है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। उस स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से लिया गया होता है वो जो पहले स्टेप में बने हुए एटीपी या NADPH2 को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये जो दूसरा स्टेप है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये 3 अलग अलग तरीका से होता है, C3 साइकिल से, C4 साइकिल से और कैम्प प्रोसेस से। तो आपको ये फोटोसिंथेसिस जान गए, लेकिन आप जानते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो कहाँ है? फोटो रेस्पिरेशन एकमात्र फोटोसिंथेसिस का एक गड़बड़ प्रोसेस है। वो होता कब है? डार्क रिएक्शन का जो C3 साइकिल है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, उसमें गड़बड़ी की प्रक्रिया ही फोटो रेस्पिरेशन है। जो केल्विन साइकिल है जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, उस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटीपी या NADPH2 को लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इस दौरान यदि गलतीवश कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पे, जैसे आपको याद करो,
यदि आप C3 साइकिल देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंथेसिस होके पहला 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे 3PGA कहते हैं, और इसीलिए उस साइकिल का नाम कार्बन साइकिल पड़ता है। तो सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है ना, तो उस समय में ग्लूटामिक एसिड बन जाता है, और वो ग्लूटामिक एसिड जो बनता है ना वो आगे प्रोसेस को नहीं होते नहीं देता, और फिर एटीपी नहीं बनता है बाद में, बाद में कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाता उस प्रोसेस में आगे प्रोसेस करके। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो केल्विन साइकिल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को एंजाइम से जोड़ के फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था वो नहीं होने देता, बल्कि वो ऑक्सीजन से जुड़ करके वो ग्लूटामिक एसिड बना देता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब भी फोटो रेस्पिरेशन होता है ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, या फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। ये होता तब है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्लांट में कम होती है, उसके पत्तियों में, और ऑक्सीजन की भरमार हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही ये प्रक्रिया होती है, और ये मेनली इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये वेस्ट फुल प्रोडक्ट है, एनर्जी भी खा देगा, फोटोसिंथेसिस की तरह एनर्जी यूज भी कर देगा, और एक फूटी कौड़ी की एनर्जी नहीं बनाता। ये उल्टा मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का उसको क्या करता है, उसको वो करता है, ये कंपीट करता है इसके अंदर। तो ये कारण जान गए। और क्यों होता है ऐसा? कभी हाई टेम्परेचर हो गया इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ गई, या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया और ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तब ये ऐसा होता है। क्योंकि रूबिस्को से जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता था वो नहीं जुड़ा और 3PGA नहीं बना, यहाँ ऑक्सीजन से रूबिस्को एंजाइम जुड़ता है और दूसरा प्रोडक्ट बना देता है। अब ये बता दूं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन में। तो पहला तो यही है कि फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का अंदर का एक साइड रिएक्शन है, और वो साइड रिएक्शन गलतीवश वाला रिएक्शन है, उसका कंपोनेंट नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का कोई स्टेप नहीं है। फोटोसिंथेसिस की स्टेप में एक जगह गड़बड़ी है, जिसे हम केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन कहते हैं। उस पे कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम से जोड़ना होता है। यदि आप केल्विन साइकिल का फोटो देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, और 3PGA बनते रहता है, वो नहीं बना, उसके जगह में दूसरा बन जाता है, ये गड़बड़ हो जाता है। और बता दूं, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, या दोनों का रेशियो में गड़बड़ी होने की वजह से होता है। ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फोटो रेस्पिरेशन है वो एक तरह से केल्विन साइकिल के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी की वजह से होता है। जो ऑक्सीजन वाली बात बोला, ऑक्सीजन नहीं है, और ये बहुत सारे रिएक्शन को फिर प्रभावित करने लग जाता है। फोटो रेस्पिरेशन है वो कुछ जगहों में बेनिफिशियल इफेक्ट भी डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, प्लांट के अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, या इफ्टमेटल कंडक्टेंस को रेगुलेट करना है, या नाइट्रोजन रिसाइकल करना है, या फास्फोरस रिसाइकल करना है, या कोई ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड का अल्टरनेटिव पाथवे चूज करना है, उस कंडीशन में जो फोटो रेस्पिरेशन है वह एक अल्टरनेटिव का काम करता है। ये इसके मेन बेनिफिट है। तो उम्मीद है 20 नंबर के हिसाब से मैंने इसके बारे में कुछ बता दिया जिससे कि लिखा जा सके। फिर आपको बताऊंगा 10 नंबर का क्वेश्चन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्री होते हैं? जहां जैसे हम जो राइस है उसको किसानों से खरीदने के बाद उसका चावल बनाते हैं। जैसे अरहर है, मटर है, उसको खरीदने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, उसका छिलका निकालते हैं। जैसे मिल्क का कुछ प्रोडक्ट बनता है, ऐसा ही जैसे मीट का या चीज़ का जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनता है वो पूरा भारत में एक बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री भी अलग है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। तो इन जगह में
जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों को इनलिफ्ट करिए और उन कारणों को एक एक करके एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों हुआ, और चैलेंजेस या इश्यूज के बारे में बताइए 10 नंबर का। तो छोटे छोटे पॉइंट मेंशन करना है और आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी। आप भारत में देखोगे तो राइस और वीट के मिल तो मिल जाते हैं, लेकिन जो दाल की मिल हैं जहाँ पे दाल को प्रोसेस किया जाता है, उस साउथ में तो मैंने कुछ जगह देखा है, नॉर्थ में तो बहुत कम देखने को मिलता है। कर्नाटका तरफ में कई जगह में देखने को फिर भी मिल जाते हैं। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे तो रख नहीं पाओगे, कोल्ड चेन की फैसिलिटी नहीं है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कारण है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। वहाँ एफिशिएंट मूवमेंट और जो पेरिसेबल गुड है उनका प्रिजर्वेशन, उनको रख रखाव बड़ी समस्या है। दूसरा है फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, मतलब इस आदमी से उसके पास जाना, उसके पास जाना, एक कोई प्रॉपर नेटवर्क का नहीं बना है सिस्टमेटिक ढंग से, कहीं से वो टूट जा रहा है। तो प्रॉपर सेफ्टी इंश्योरिंग मतलब ये कह सकते हैं कि कई सारे इंटरमीडिएट है, इसके बाद ये ले रहा है वो ले रहा है, इंटरमीडियरीज हैं, इनकी एक तरह से बहुत ज़्यादा संख्या होना ये भी कहीं ना कहीं एक बाधा है। आपस में तालमेल नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। फूड सेफ्टी का इनएडिक्वेट और क्वालिटी स्टैंडर्ड का इनएडिक्वेट होना, मतलब जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है और क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना, वो पर्याप्त नहीं है। ये भी एक मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से वो रिस्क रहता है और कंज्यूमर उसके ऊपर में बिलीव नहीं कर पाते। लिमिटेड एक्सेस है फाइनेंस, किसी ने प्रोसेसिंग का धंधा स्टार्ट किया तो उसका चलेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर यदि लोन नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग के मशीन खरीदने को नहीं मिलेगा, मिल खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, तो कहाँ करेगा। स्किल लेबर की शॉर्टेज होती है, स्किल लेबर जो कि प्रोसेसिंग में मिल में काम कर सके। जैसे आप कोकोनट का खोपरा बनाने की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाले हैं तो आदमी जानता रहेगा तब तो आपके ऑफिस पे काम करेगा। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग खोल दिया और दाल आ नहीं रहा है तो दाल का क्या बनाएंगे आप, दाल ही नहीं मिलेगा तो दाल कहाँ छिलेंगे, चना ही नहीं मिलेगा चना कहाँ छिलेंगे। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बोटलनेक, प्रॉपर यदि रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, लाइसेंसिंग, मल्टीपल लाइसेंस, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, इस तरह का इसके पास जाइए इसके पास जाइए, इसको पैसा दीजिए उसको, इस टाइप का जो चक्कर रहेगा उस पर सिंप्लिसिटी नहीं रहेगा, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके भी 3 क्वेश्चन होंगे, 20, 20 और 10 का, तो क्विकली डिस्कस करते हैं। इनलिफ्ट द सीड स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया, भारत में कौन कौन से सीड स्पाइसेस हैं जो ग्रो किए जाते हैं। ब्रीफली डिस्कस द कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर कोरिएंडर एंड क्यूमिन, तो ये कौन कौन से बताइए जरा। सीड स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया, तो सीड स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया कौन कौन से हैं, और खास करके याद रखना इनको लिफ्ट तो करना है, लेकिन यहाँ पे कल्टीवेशन और पोस्ट हार्वेस्ट बात करना है कोरिएंडर यानी धनिया का, और दूसरा क्यूमिन यानी जीरा का, इसके पत्तियाँ पौधे और ऐसे जीरा। अब यहाँ पे कल्टीवेशन की बात तो करना ही है ब्रीफली, आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कि कैसे तोड़ें, ये ब्राउन कलर का धनिया का बीज है ये कैसे तैयार करें, ऐसा जो जीरा का बीज है, क्योंकि ये भी खाते हैं ये भी खाते हैं, ये तो खाते हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी तो यूज होता है ना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है विद्यार्थी इसको अटेम्प्ट करते, हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन इसको में भी फंस जाते, करें या ना करें, तो काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था ऐसा मान सकते हैं। अब मैं भारत में ग्रो करने वाले जो सीड स्पाइसेस है, ऐसे मसाले जिनके बीज होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। सीड स्पाइसेस एरोमेटिक प्लांट के ड्राइड सीड होते हैं और इसको मतलब ना खास करके खाने में डालते हैं, डिफरेंट डिशेस में डालते हैं फ्लेवर के लिए।
जैसे धनिया है उसके जो पाउडर होते हैं क्यों डालते हैं, ताकि टेस्ट आए। पत्ती होते तो वो स्पाइसेस के काउंट तक में उतने तक नहीं रहता, लेकिन मसाला भी तो बनता है ना। और जो जीरा है उसका भी अलग ही टेस्ट है। खास करके यदि देखा जाए तो भारत है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है पूरे संसार भर में सीड स्पाइसेस का। लगभग 80% ग्लोबल प्रोडक्शन सीड स्पाइसेस का इंडिया से ही होता है। और भारत में मेजर स्पाइसेस कौन है, नंबर 1 है क्यूमिन, जीरा। तो क्यूमिन छोटी छोटी हुए दाना आप देखिए, ब्राउन सीड होते हैं और ये गर्म क्षेत्र में ये बॉडी में गर्म क्रिएट करते हैं और ये अलग से एक अर्दी फ्लेवर देते हैं अलग से। नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, गुजरात में इससे कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और इंडिया में भी खाया जाता है। इससे गरम मसाला स्पाइसी मिक्स तैयार किया जाता है। क्यूमिन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पे कल्टीवेट होता है। दूसरा नंबर का सीड स्पाइसेस है कोरिएंडर, धनिया। ये राउंड कलर का है और आप देख रहे हैं येलो ब्राउन सीड है और ये ना थोड़ा सिट्रिसी फील होता है, स्लाइटली स्वीट फ्लेवर का भी होता है। कभी से चूरा बना के या पूरा बीज का ही उपयोग करते हैं खाने में, इसका पाउडर डाल के। साउथ इंडियन डिशेस में और महाराष्ट्रियन क्विजीन्स है उनमें खूब उपयोग होता है। कोरिएंडर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में खूब कल्टीवेट होता है। तीसरा नंबर में आता है फेनुग्रीक। जो फेनुग्रीक है तो फेनुग्रीक स्मॉल और येलोविश कलर का सीड देता है। थोड़ा बीटा टेस्ट होता है, कड़वा होता है, नटी फ्लेवर होता है और ये भी या तो पूरा बीज के रूप में या फिर इसका चूरा बना के ग्राउंडेड स्पाइसेस के रूप में उपयोग होता है। साउथ इंडियन और बंगाली कुसिन्स में इसका खूब उपयोग होता है। फेनुग्रीक है वो हर्ब भी है और वेजिटेबल भी है। मेनली इसे राजस्थान, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कल्टीवेट करते हैं। चौथा नंबर में है मस्टर्ड, सरसों का बीज। आप जानते हैं सरसों का बीज मसाले में खूब उपयोग होता है, मछली बनता है, मटन बनता है तब भी उपयोग होता है। स्मॉल ब्लैक कलर का या कभी येलो कलर का बीज होता है मस्टर्ड का। ये पंजेंट और स्पाइसी फ्लेवर देते हैं, या तो पूरे बीज के रूप में या फिर चूरा बना के डिफरेंट डिशेस में। नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली कुसिन्स में, बंगाली कुसिन्स यानी फिश में डलता है। इसे कभी तेल के रूप में तो कभी पेस्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। राजस्थान में मस्टर्ड, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में खूब होता है। पांचवा नंबर का सीड स्पाइसेस है फिनल। फिनल भी स्मॉल ग्रीनिश कलर का ब्राउन सीड होता है जो स्वीट एंड एनाइस फ्लेवर देता है और कभी से ग्राउंड पूरा पिसा हुआ या तो फिर पूरा होल यूज़ करते हैं। कश्मीरी और गुजराती कुसिन्स में यूज होता है फिनल है वो, और माउथ फ्रेशनर के रूप में या डाइजेस्टिव एड के रूप में सौंफ का उपयोग करते हैं फिनल्स का। दूसरा पोर्शन कहता है कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कोरिएंडर। तो जो कल्टीवेशन की बात करें तो धनिया का बात कर रहे हैं पहले, कोरिएंडर का। तो कोरिएंडर ठंडा सीजन का एक क्रॉप है, कूल सीजन क्रॉप, और इसे जो न्यूट्रल पीएच वाला है 6 से 8 वाला पीएच की मिट्टी में कल्टीवेट करते हैं। सैंडी लोम जिस पे पानी ठहरता नहीं है और लोम है उस पर बढ़िया रहता है। अक्टूबर नवंबर जैसे ही स्टार्ट होता है इसे लगा दीजिए और जब लगाएं तो 2 रो लगाएं, उसके बीच में कम से कम 1 फीट 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 2 पौधों के बीच पे कोई स्पेस मेंटेन नहीं करते। एवरेज 2 सेंटीमीटर की दूरी में बीज को गिराते चलें ताकि बेटर जर्मिनेशन हो। यदि मैं इरिगेशन की बात करूं तो 10 से 15 दिन के इंटरवल में आप इरिगेशन करें, आपको 3 से 4 महीना में एकदम ज़बरदस्त धनिया मिल जाएगा। काटते समय में आप हंसिया से काट सकते हैं नीचे के पोर्शन से, और ग्राउंड लेवल से इसे बंडल बना करके काट के बंडल बना करके बेच सकते हैं। ठीक है। यदि काटने के बाद मैनेजमेंट की बात करूं, जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो काटने के बाद प्रॉपरली रखें और जूरी बना दें, बंडल बना दें, पानी डालते रहें ताकि उसे बेच सकें। लेकिन जब बात होती है सीड स्पाइसेस की, तो सीड कैसे तैयार करते हैं? बंडल हैं, जब बीज उस पर बन जाते हैं, तो बीज बन जाते हैं ना, तो जो
तोड़ने के बाद, काटने के बाद, क्योंकि आप बीज कलेक्ट कर रहे हैं तो पत्तियों वाले को तो जल्दी काट दीजिए, और जब आपको बीज लेना है तो थोड़ा और रहने दीजिए, बीज आने दीजिए। जैसे ही काटते हैं ना 7 से 8 दिन तक उसे छाया में सूखने देते हैं, और सूखने के बाद बीट करते हैं ऐसे पटक पटक के, सारे उसके दाने गिर जाते हैं। या मैकेनिकल थ्रेशर भी आता है, और फिर प्रॉपर जो है उसको सीविंग करते हैं, उसके भूसों को दूर करते हैं, विनोविंग करते हैं, छोटे वाले धनिया बड़े वाले धनिया अलग करते हैं, और उसके प्रॉपर पैकेट में रखा जाता है। सूखना जरूरी है 7 से 10 दिन तक, और फिर बेच दिया जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी समझ में आ गया। ऐसा ही क्यूमिन का लगभग सेम होता है, लेकिन क्यूमिन है वो वार्म सीजन का क्रॉप है। उसको भी ऐसा ही कम पानी वाला मिट्टी पसंद है, उसके लिए भी 7 to 8 pH वाला मिट्टी पसंद है। उसको भी लेकिन हाँ, यहाँ अक्टूबर नवंबर में नहीं, वार्म सीजन में यानी थोड़े गर्म टाइम में उससे कल्टीवेट करें। 30 से 40 सेंटीमीटर का जो ये है स्पेसिंग है, उसके लिए भी 102 गहराई, कितना 102 सेंटीमीटर गहराई रखें, और लगभग इससे भी 15 से 20 दिन के इंटरवल में इरिगेशन दें। 100 से 120 डेज में इसका क्रॉप तैयार होता है। ये जरूर है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जब आप इसे रखते रहते हैं ना, तो 4 से 5 दिन तक ही सुखाएं, और बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसे धनिया के लिए किए थे उसको फॉलो करते हुए आप इसे रखें। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, वेरियस मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल इन इंडियन कंडीशन। पेस्ट आता है खेत में तो कौन कौन से तरीका होते हैं? तो आप जानते हैं ना, जो पेस्ट कंट्रोल के मेथड है वो 4 तरीका के मेन होते हैं। एग्रोनॉमिक तरीकों को अपना करके कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड मशीन का उपयोग करके जैसे ऐसे है मशीन, या फिजिकल मेथड कह सकते हैं जैसे आग है, पानी है, वाटर का उपयोग करके, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करके, और चौथा तरीका है बायोलॉजिकल मेथड का उपयोग करके, और 5वां जो तरीका है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, सबका मिला जुला रूप, जिसे IPM कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए मैं एक एक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे जो कॉमनली आसानी से उपयोग करते हैं किसान, मतलब जब पैसा भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो जो आप कर सकते हैं वो है एग्रोनॉमिक कंट्रोल। आप ना जो भी खेती बाड़ी का तरीका अपना रहे हैं उनमें थोड़ा सा चेंज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्टेप बताता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल एग्रोनॉमिक या क्रॉप कल्टीवेशन टेक्निक में या कल्चरल टेक्निक में, कल्चरल कंट्रोल मेथड में क्रॉप रोटेशन चेंज कर दीजिए। इस क्रॉप के बाद ये क्रॉप लेते थे तो वो इंसेक्ट है वो और ज़्यादा ग्रोथ करता था, इसको बदल दीजिए। अक्सर ऐसा होता है, जैसे कहा जाता है कि आपने कॉटन लगाया है तो अब भिंडी मत लगाइए, नहीं तो उसके जो बचे हुए कीड़े हैं ना वो भिंडी पे फिर अटैक करेंगे। तो ये पहला क्रॉप रोटेशन चेंज करना। दूसरा है ट्रैप क्रॉप लगा दीजिए। ट्रैप क्रॉप क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप जो मेन जहाँ पे क्रॉप लगा है ना उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होते हैं वहाँ पे एक ऐसे क्रॉप को लगा देना जो कि उस इंसेक्ट को अपने तरफ खींचता है और मेन क्रॉप्स को बचा लेता है, उसे ट्रैप क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल में मैरीगोल्ड है, गेंदे का फूल, उसको बॉर्डर में लगाते हैं, सब्जियां जहाँ लगाए हैं उसको। तो जो इंसेक्ट हैं वो, जैसे कुछ इंसेक्ट हैं वो मैरीगोल्ड पे अटैक करते हैं और मेन हमारे जो फ्लावर है वो बच जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल और बताता हूँ मैं, कॉलीफ्लावर को और कैबेज को बचाना है तो ट्रैप क्रॉप के रूप में मस्टर्ड को यूज कर दिया जाता है। वो कैबेज में अटैक करने वाला पेस्ट डायमंड बैक मॉथ है वो अटैक नहीं कर पाता। ऐसा ही आप फिजिकल मेथड का उपयोग करिए पानी का। जैसे देखिए राइस में ब्राउन प्लांट हॉपर या ग्रीन लीफ हॉपर आता है तो खेत में पानी भर देते हैं और फिर बांस का जो लंबा डंडा पकड़ के बम्बू का जो प्लांट है उसको हिला देते हैं। अब पानी में जब वो गिरते हैं ना तो वो डूब के मर जाते हैं।
ये बात ऐसा भी है कि जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ना, वो पानी से बना हल्का हल्का पानी रहता है ना, तो उसी में ज़्यादा पनपते हैं, तो कुछ दिन सूखा कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। और मैकेनिकल ट्रैप उपयोग करना, जैसे आप देखेंगे तो स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं और हम पेस्ट को मारते हैं। प्रोटेक्टिव नेटिंग मतलब ना, जैसे ग्रीन हाउस जगह देखे हैं, चारों तरफ में नेट लगा दें, इंसेक्ट कहाँ से घुसेगा, बटरफ्लाई कहाँ से घुसेगा। तो ये सब मैकेनिकल वे हैं, फिजिकल डिवाइस का उपयोग करके आप पेस्ट कंट्रोल को रोक सकते हैं। और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तरीका है केमिकल कंट्रोल मेथड। केमिकल कंट्रोल में इंसेक्टिसाइड जैसे आर्गेनोफॉस्फेट या पैराथ्रॉइड है, उनका उपयोग करके एफिड को, व्हाइट ब्लाइट को, राइस के स्टेम बोरर को, शुगर केन के स्टेम बोरर को कंट्रोल करते हैं। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट का और फंजीसाइड से पैथोजन का या हर्बिसाइड से वीड का कंट्रोल तो करते हैं। एक और बताता हूं जो सबसे उम्दा है और सरकार प्रमोट कर रहा है, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल को। बायोलॉजिकल कंट्रोल में या तो हम किसी इंसेक्ट पेस्ट जिसे हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं बायो हर्बिसाइड या बायो पेस्टिसाइड, जो पैथोजन का घोल है, डिजीज फंजाई का घोल है, फंजाई या वायरस का घोल है, उसका उपयोग करते हैं दूसरे इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ट्राइकोग्रामा वास्प है, तो ट्राइकोग्रामा वास्प है, वो छोटी सी वास्प है, जैसे दतैया होता है ना या बी होता है उसके तरह, और उसका उपयोग करते हैं जैसे मेज में, शुगर केन में या कॉटन में जो स्टेम बोरर आते हैं ना, वो स्टेम बोरर को ट्राइकोग्रामा वास्प है ना अटैक कर देता है। तो ये नेचुरल कंट्रोल है किसका? स्टेम बोरर का, कॉटन स्टेम बोरर का, कॉटन के बॉलवर्म का, या स्टेम के शुगर केन के स्टेम बोरर का। ऐसा ही एक घोल आता है डब्बा, उसके अंदर बैसिलस तुरिंजेंसिस का घोल होता है, और बैसिलस तुरिंजेंसिस एक बायो पेस्टिसाइड के रूप में भी उपयोग होता है। इसका स्प्रे करते हैं कॉटन के ऊपर में, तो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड के रूप में भी, बीटी बायो पेस्टिसाइड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और ये केमिकल नहीं है। अब ये 4 तरीका बता दिया, एक जो इनका सबका मिला के करते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। एक ऐसा तरीका पेस्ट कंट्रोल में जिसमें हम ये जो 4 तरीका है, एग्रोनॉमिक तरीका, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, सबको मिला के होलिस्टिक अप्रोच के या सब का बेस्ट कॉम्बिनेशन का उपयोग करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं किसी क्रॉप का। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग क्रॉप के लिए डेवलप किया गया, इसे ही सबसे बेस्ट टेक्निक मानते हैं। और आज के क्वेश्चन का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप डिस्कस करते हैं। यह है फूड सिक्योरिटी क्या है, और आप डिस्कस करिए इसेंशियल क्यों है ये फूड सिक्योरिटी, और करंट फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया में, उसको डिस्कस करिए। मात्र 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो फूड सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होता है, फूड सिक्योरिटी एक ऐसा, फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जब भी आप अपने लोगों को सही अमाउंट में फूड इंश्योर करते हैं, और उसको मतलब केवल प्रोवाइड नहीं करते, उनके लिए एक्सेसिबल भी बनाते हो। अवेलेबल एक्सेसिबल करते हो, मतलब अपने लोगों को फूड प्रोवाइड करवाते हो, और एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हुए, तो ये फूड सिक्योरिटी हुआ। कहने का मतलब क्या है, लोगों को आप, फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि लोगों को आपने खाना दिया, तो केवल आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए फूड ग्रेन, तो फूड सिक्योरिटी हो जाएगा क्या? नो, उनको मिलना भी तो चाहिए ना, उनके जेब में पैसा भी तो होना चाहिए ना, खरीद सकें। या तो आप 3 रुपया में दीजिए, या तो आप उनको पैसा दे दीजिए 50-50 रुपये एक्स्ट्रा, ताकि खरीद सकें, वो चावल खरीद सकें।
तो जो 3 बातें हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ द फूड, कि मिल रहा है तो आज मिल रहा है, कल नहीं मिला, ये क्या बात हुई। फूड सिक्योरिटी का मतलब है सामने वाला फिक्र रहे कि उसको खाना तो कम से कम मिलेगा, ये फूड सिक्योरिटी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान के जीने के लिए तो मिनिमम फूड सिक्योरिटी चाहिए ना। ये इंसानी कर्तव्य है गवर्नमेंट का भी कि उसको सही मात्रा में खाना मिले, सही क्वालिटी का खाना मिले, तभी तो बेटर कुछ काम कर पाएगा, अपना भी नाम काम करेगा और देश का भी करेगा। पुअर्टी एलिविएशन, गरीबी दूर करने के लिए, क्योंकि खुद खाना से जूझता रहेगा तो और क्या करेगा। सोशल स्टेबिलिटी, समाज में स्थिर रहे, चोर चुक्का ना बने, वो खाना ना लूटे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब देश का भी उद्धार होगा तभी जब उसका उद्धार होगा, जब सबको खाना मिलेगा। करंट स्टेटस क्या है फूड सिक्योरिटी का इंडिया में, तो भारत में लोगों को सही खाना मिले और सही मात्रा में मिले, इसके लिए पहला स्टार्ट किया गया था पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो फेयर प्राइस साफ जगह जगह में क्रिएट किया गया। आज भारत का पीडीएस है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के काउंट में आता है। भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 चलाया और आप जानते हैं उसके कायदे क्या है। 3 रुपये में 1 किलो राइस, 2 रुपीज़ में 1 किलो गेहूँ और 1 रुपीज़ में 1 किलो मिलेट मिले। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया ताकि किसानों से जो खरीदा हुआ राइस को वहाँ रखा जा सके, स्टोरेज किया जा सके, और जो सरकारी सिस्टम है मिड डे मील के लिए या फेयर प्राइस शॉप की दुकान पे सरकारी ढंग से फूड प्रोवाइड किया जा सके, भेजा जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया गया ताकि किसान को उस सही दाम पे प्रोडक्ट खरीदें, उनके भी हाथ में पैसा है तो वो भी मार्केट से कुछ खरीद सकें। मिड डे मील स्कीम है, ये भी बच्चों को सही खाना मिले इसको इंश्योर करने के लिए चलाया गया, और बच्चों का बेटर ग्रोथ है उसके लिए ICDF चलाया गया, ये आपको बता चुका हूँ मैं। तो इस तरह से ये मेजर एफर्ट्स डाले गए करंट में, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक मजबूत है। उम्मीद है समझ में आया। अब पूरे क्वेश्चन को आपको एनालिसिस से क्या लगा आप बताइए। ये लगा ना मोटा मोटे तौर पे कि जो क्वेश्चन हैं वो हॉर्टिकल्चर सेक्शन से ज़्यादा फंस रहे थे, जो कि ज़्यादातर एरिया छोड़ने वाला है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इस सेक्शन में वो था फूड सिक्योरिटी का, फूड मैनेजमेंट का, जिसका कंटेंट ढंग से नहीं मिलता। तो क्वेश्चन को भी आप कंपैरेटिवली अगले पिछले साल की तुलना में देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, ये थोड़े से भारी भरकम है, ये बात भी आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो ये रहा डिटेल अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।